जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे आपको इस वीडियो के साथ पूरे याद होने चाहिए। होल फील्ड इज लेवल्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यहीं पर भी एक छोटी सी लाइन आ जाएगी पेपर में, आपको लगेगा ये कब पढ़ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। 2,4-D इज अ वीडीसाइड, इट इज नॉट अ फर्टिलाइजर। बेटा यहाँ पे हमारा काम नहीं, यहाँ पे एनिमल का काम है, तो हमें राहत मिल गई। बस ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। Hello dear students, welcome to Concept Corridor, a path that will lead you from the world of information to the world of knowledge, and I'm your mentor Yogita Dhami. So today onwards, finally we are going to start the science syllabus for class 8 students also. But till now I was waiting for the new NCERT to come up because lots of schools are following the bridge courses which is already provided by the NCERT. लेकिन काफी सारे schools ने पुरानी NCERT से ही syllabus start कर दिया है. So I am getting a lot of requests to start with the first chapter, that is crop production and management, that is from the old NCERT. So let's get started. And here we go with the one shot of this chapter. ठीक है? So let's get started and understand first of all the meaning of this word. What is this? Crop. बेटा ये जो crop word है, how it is different from the plants that we grow in our garden. अगर आपके घर में गार्डन है तो आपने देखा होगा वहाँ पे थोड़े से प्लांट आपके रोज के होंगे, है ना? थोड़े बहुत हो सकता है कोई ऑर्नामेंट प्लांट हो सकता है मनी प्लांट हो, है ना? तो छोटे से एरिया में आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स यू ग्रो देयर टू मेक इट ब्यूटिफुल. यस, बट क्रॉप में ऐसा नहीं होता बेटा. If you will see the crop of sugar cane, तो whole field will be covered with the sugar cane. अगर आप मेज देखने जाओगे, मेज क्या होता है? What is maize? मक्का, है ना? तो अगर आप मक्के की खेती को देखोगे तो पूरा फील्ड आपको मक्के से कवर मिलेगा, है ना? If you will check out for the paddy, that is rice, the whole field will be covered with the rice only. Am I clear? So what is the difference? Beta, in crop, when we say this word crop, we are talking about a very large area. And in that large area, same type of plants are there. Am I clear? So what is crop? Beta, the cultivation of same kind of plants on a large scale at one place is known as crop. है ना? दो रिक्वायरमेंट, दो पॉइंट है यहाँ पे जो आपको याद करने हैं, आपको डेफिनेशन में लिखने पड़ेंगे. क्या है? फर्स्ट, सेम काइंड ऑफ प्लांट, एंड द सेकेंड वन इज लार्ज स्केल. कहाँ लिखा हुआ ये? लार्ज स्केल एट वन प्लेस. दिस इज क्रॉप, है ना? पिक्चर से देख के पता पड़ रहा होगा बेटा, देखो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स है पूरे के पूरे फील्ड में. दिस इज क्रॉप. गॉट इट? चलो बेटा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव विजिटेड विलेज, है ना? अगर नहीं भी गए हो तो मूवीज में देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा. यस, तो विलेजेस में जब आप देखते हैं तो एवरी टाइम यू गो देयर, डू यू सी द सेम टाइप ऑफ क्रॉप? मे बी आप विंटर वेकेशन में जाते होगे तो आपको उस टाइम पे अलग टाइप के क्रॉप्स दिखाई देंगे फील्ड में, है ना? समर वेकेशन में अगर आप विजिट करोगे तो वहां पे आपको अलग टाइप की क्रॉप्स दिखाई देंगी. Why? Because the plants that we grow here on the field, they depends on the season, the weather condition, whether it is too much rainy season or it is a winter season, बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्म है, बारिश है. So this all the crop production depends on the type of season. Got it? देखो यहाँ पर the crop production depends on the season or the climatic condition as each and every plant grow differently in different type of weathers. ठीक है? So depending on that beta, there are types of crop. So basically there are three types of crop that we have to focus on. NCERT में सिर्फ राबी और खारिफ दिया हुआ है, जैद नहीं है. So you can skip that. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देख रहे हो तो जैद आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू शुड नो दैट. बहुत छोटा सा है, देख लेते हैं. ठीक है, चलो गेट स्टार्टेड विद द राबी. बेटा सबसे पहले हमारा जो ईयर होता है वो किससे स्टार्ट होता है? सर्दियों से स्टार्ट होता है ना, जनवरी सर्दियों वाला मौसम है, तो इसलिए हम राबी से स्टार्ट करेंगे, है ना? बेटा राबी इज अ विंटर बी. याद कर लो, अभी से जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये सारे के सारे आपको इस वीडियो के साथ पूरे याद हो जाने चाहिए, बाद में बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े. ठीक है, देखो राबी इज अ विंटर बी, सो मीन्स इट इज अ विंटर क्रॉप. विंटर कब स्टार्ट होते हैं बेटा? ऑलमोस्ट अक्टूबर एंड में या नवंबर में, है ना? सो वी सो दीज राबी क्रॉप्स अप्रोक्सीमेटली इन द अक्टूबर एंड, एंड देन विंटर्स में ये पूरे ग्रो होते हैं, और अप्रैल आते आते विंटर्स खत्म होते होते ही हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी इसको काट के रख लेते हैं. Am I clear? देखो यहाँ पर राबी क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च इसका ग्रोइंग टाइम है, मार्च के बाद कटना शुरू हो जाता है. एंड देन व्हाट काइंड ऑफ टेम्परेचर इट इज रिक्वायरिंग? इट इज रिक्वायरिंग कूल टेम्परेचर, ठंडा इसको चाहिए. दैट्स वाई इट इज अ विंटर बी. Am I clear? और बेटा एग्जाम्पल्स व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीज, एग्जाम्पल पक्का आते हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज 100% यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, आपको एमसीक्यू में आपको हो सकता है थोड़े एग्जाम्पल देकर पूछेंगे विच ऑफ देम इज अ राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, तो आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद होने चाहिए, है ना? अब नाउ
देयर आर सम फिक्स्ड एग्जाम्पल्स जो यूजुअली रिपीट होते हैं, तो उसको याद करने का एक तरीका मैंने बना रखा है, याद कर लो। देखो कौन कौन से, पहले तो ये देखो, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम एंड पी, है ना। तो उसको कैसे याद करोगे? इन विंटर्स यानी राबी क्रॉप की बात हो रही है। इन विंटर्स वीपी मस्ट गो बरेली, वीपी मस्ट गो बरेली, बस इतना याद करो। अब नाउ व्हाट इज वीपी? वी इज व्हीट, टी इज पी, मस्ट इज मस्टर्ड, गो इज ग्राम एंड बरेली इज बार्ले। वीपी मस्ट गो बरेली, दिस इज द, कहाँ? इन विंटर्स में वीपी मस्ट गो बरेली, ऐसे याद कर लो। Am I clear? चलो, नाउ मूविंग टू द खारिफ क्रॉप। बेटा खारिफ क्रॉप इज द नेक्स्ट, उसके बाद अप्रैल के बाद छोड़ो, 2 महीने को हटा दो, उसके बाद कब क्या आता है? रेन। अब इसको कैसे याद करेंगे? बेटा खारिफ, रेन में क्या होता है? सब कुछ खराब हो जाता है ना। रेन में सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि इतनी बारिश होती है, सब कुछ खराब कर देती है। सो खारिफ इज द रेनी सीजन क्रॉप, क्योंकि रेनी सीजन में सब खराब हो जाता है, ठीक है। सो खारिफ सोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। और मॉनसून कब स्टार्ट होता है? बेटा मॉनसून वैसे आजकल वेरी करने लग गया है, बट अभी भी हम जून टू अक्टूबर ही फॉलो करते हैं, जून टू अक्टूबर। Am I clear? So it needs a lot of rain, lot of water. इसे पता पड़ रहा है ना। So these all crops needs a lot of water, which is possible only during the rainy season. हम अपने आप से पानी कितना दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम रेनी सीजन का वेट करते हैं इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अगेन कमिंग टू द एग्जाम्पल, पैडी, मेज, जूट, शुगर केन एंड कॉटन। अब बेटा इन सब में से सिर्फ पैडी है जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। पैडी क्या होता है? पैडी इज राइस। राइस से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और पैडी के नाम से भी आता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो पैडी इज राइस, मेज इज मक्का, है ना, जूट, शुगर केन और कॉटन। अगेन याद कैसे करें? देखो इन विंटर्स वीपी मस्ट गो बरेली, इतना पे समझ में आ गया। रेन में जूते सूखेंगे कैसे? रेन में जाएंगी तो जूते सूखेंगे कैसे, है ना। तो रेन में जूते सूखेंगे कैसे? रेन राइस, में मेज, जूते तो जूट ही है ना, वो खुद ही जूट है। उसके बाद सूखेंगे इस शुगर केन एंड कैसे को कॉटन। रेन में जूते सूखेंगे कैसे? इन विंटर्स वीपी मस्ट गो टू बरेली, रेन में जूते सूखेंगे कैसे? एम आई क्लियर? लिख लो अभी और याद हो जाएगा, करेक्ट। चलो एट लास्ट बेटा कमिंग टू द जैद। देखो यहाँ पर राबी और खारिफ के बीच में ये कब था? अक्टूबर टू मार्च, है ना। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई छूट गया, और यहाँ पे क्या आ गया? जून टू अक्टूबर, यानी 12 मंथ्स में से सिर्फ 2 महीने ऐसे हैं जो छूट गए बीच में, है ना। वहीं पे आ जाता है जैद, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ क्रॉप वी ग्रो ओनली फॉर 2 मंथ्स, सो इट इज अ शॉर्ट टर्म क्रॉप, ठीक है। देखो जैद क्रॉप कल्टिवेटेड बिटवीन राबी एंड खारिफ, मार्च टू जून, एंड दीज आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, गॉट इट। एंड इसमें क्या होता है? इसमें उनको बहुत गर्मी चाहिए होती है। बेटा इस ड्यूरेशन में क्या मिलता है? आप मार्केट में जाओ, क्या मिलता है आपको? बहुत सारे मेलन्स, है ना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बस वही एग्जाम्पल, इसको कुछ याद करने की जरूरत नहीं अलग से। मस्क मेलन, वाटरमेलन कब ग्रो होता है? राबी और खारिफ के बीच में। कौन से 2 महीने हैं? अप्रैल टू मे, यू कैन राइट डाउन 2 मंथ्स। एम आई क्लियर? चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्दर। बेटा ये तो हमने समझ लिया कि किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती हैं अलग अलग सीजन में। नाउ क्रॉप ग्रो कैसे होती हैं? हाउ डू वी ग्रो दीज क्रॉप्स? ऐसे बस गए सीड्स को ऐसे छिड़क दिया पूरे फील्ड में और हो गई? नो, इट आस्क फॉर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। Farming is a very, very huge task, beta. Have a look here. So cultivation of crop. First of all, beta, what is the meaning of this word cultivation? Let's try and understand this first. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over the period of time. यहाँ पे कोई एक काम नहीं है बेटा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चाहिए होती है जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट डिमांड्स वन बाय वन अनदर थिंग, देन ओनली वी गेट द फ्रूट, दैट इज द सीरियल और द ग्रेन्स दैट वी आर आस्किंग फॉर, है ना। देखो these activities are similar to those which are carried out by the gardener in the garden, है ना। जो आपने घर के गार्डन में जो आप करते हो कोई भी प्लांट को लगाने के लिए, वही ऑलमोस्ट वही सारी एक्टिविटीज होती है ना। तो हम जब इसको पढ़ेंगे हम आपके घर के गार्डन को रिलेट करते हुए चलेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे, ठीक है। चलो these activities are tasks are referred as agricultural practices. जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे बेटा इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, उन सभी को एग्रीगेट करके क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, करेक्ट।
देखो, एंड दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है बेटा? कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में चलते हैं ऑलमोस्ट हर टाइप की क्रॉप के लिए। थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। ठीक है, देखो, सो the agricultural practices are the series of events or activities that takes place almost in sequence for the cultivation of a healthy crop. Got it? Chalo, let's try and understand now the what is the sequence. So here we go for the basic practices of crop production. Beta, there are total number of seven steps that we need to do for the proper crop production. और क्या है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे फील्ड में सॉइल को, है ना। सॉइल क्या एप्रोप्रिएट कंडीशन में है कि आप उसके अंदर जाकर सीड डाल दो, है ना। तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर योर सॉइल। वंस यू आर डन विद द सॉइल, फिर जाके सीड ही तो लगाओगे, है ना। तो नेक्स्ट इज द सोइंग ऑफ द सीड, सोइंग ऑफ द सीड। नेक्स्ट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सीड चला गया प्लांट सॉइल के अंदर, फिर उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए न्यूट्रिएंट, है ना। तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएंगे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो भी मिल गया, तो न्यूट्रिएंट को पानी तो बॉडी अब्जॉर्ब कैसे करेगी, उसके लिए चाहिए पानी। सो हियर कम्स द इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन हो गया तो उसके बाद प्लांट ग्रो होगा। जब प्लांट ग्रो होगा तो उसके आसपास बेटा उसके कुछ ऐसे छोटे मोटे दुश्मन भी आ जाते हैं, है ना। अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नियर द क्रॉप, सो दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। गॉट इट। एंड नेक्स्ट, जब एक बार आपकी क्रॉप पूरी मैच्योर हो गई तो आप उसको निकालोगे तो ही ना, वहीं थोड़ी छोड़ दोगे। सो हार्वेस्टिंग एंड एट लास्ट स्टोरेज। So these are the 7 steps that we follow for the basic agricultural practices. Am I clear? So let's get started and we have to understand and get into the detail of these all steps one by one. यही है पूरा chapter. ठीक है, चलो, the first one, here we go, the preparation of the soil. बेटा soil ये क्या है? This is the flower pot. ये flower pot का top view है। ठीक है, अब अगर ऐसा soil आपके पास है तो इसमें आप seed डाल पाओगे? नहीं डाल सकते ना। वाई, क्या क्या कमी है ऐसा बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ वेरी हार्ड। सीड अंदर जाएगा कैसे? वी नीड टू मेक इट पोरस। सेकेंड, इट इज़ नॉट एयरी एट ऑल। एयर कैसे जाएगी, एयर कैसे अब्जॉर्ब करेगा, है ना। सो वी नीड टू मेक इट एयरी। यस, सो वी मे नीड टू मेक इट लूज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हैव अ लुक हियर। फर्स्ट वी लूजन और टर्न द सॉइल बिफोर वी सो द सीड। बिकॉज, अब ऐसा क्यों? Why loosening of the soil is required? ये क्वेश्चन आता है, आ सकता है। Why loosening of the soil is required? तो बताओ। फर्स्ट, by doing this the soil gets aerated। भाई थोड़ी बहुत उसके अंदर एयर चली जाएगी, अभी तो बहुत टाइटली पैक्ड है ना, तो थोड़ी बहुत एयर जाएगी। नेक्स्ट, it allow the roots to go deeper into the soil and yet breathe easily। बेटा ऐसे में अगर कोई रूट अंदर जाएगी भी तो कैसे जाएगी, है ना। रूट को अंदर जाने के थोड़ा स्पेस तो चाहिए, वो इतना टाइटली पैक्ड है। अगर हम उसको लूज करेंगे तो रूट अंदर तक जा सकती है और आराम से ब्रीथ भी कर सकती है। क्लियर? चलो, मूविंग अहेड। नेक्स्ट, it helps the growth of microbes and earthworms that can add humus to the soil। बेटा ऐसी वाली सॉइल में कोई भी इंसेक्ट जाके, एक्सेप्ट द आंट्स, ऐसे छोटे छोटे जो क्रैक्स है ना, इसमें जाके आंट्स जा सकती हैं सिर्फ, जो कि क्रॉप के लिए हेल्पफुल नहीं होती, उल्टा वो डैमेज करती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एरिएटेड करेंगे तो बेटा इसके अंदर अर्थ वर्म प्रोड्यूस रह सकते हैं, है ना। एंड अर्थ वर्म्स आर फ्रेंडली फॉर द प्लांट्स बिकॉज दे मेक द सॉइल मोर पोरस, और आगे जाके वो ह्यूमस भी ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, सो इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल कम्स टू द टॉप एंड कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। बेटा जब हम ये सॉइल को ऐसे खोद के पूरा ऊपर को मिक्स करते हैं ना, टर्न करते हैं, तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट वाली सॉइल होती है ना, वो भी ऊपर आके फिर ऊपर आ जाती है और प्लांट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। Am I clear? चलो, नाउ हाउ वी डू दैट। अब हमें इतनी देर से बोल रहे हैं कि इसको हम पूरा टर्न करेंगे। टर्न किससे करेंगे? नाउ कमिंग टू द इक्विपमेंट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, और बेटा सारे के सारे जितने भी हम स्टेप पढ़ने वाले हैं ना, मोस्टली हर जगह पे हमको इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं, और इक्विपमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स। कोई एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट की बात नहीं हो रही है, बस ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है, ये एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दैट ऑन योर ओन। बस एक क्वेश्चन आपको दिमाग में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं।
ये देखो, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट डन बाय प्लोइंग और टिलिंग। प्लोइंग और टिलिंग दोनों का मतलब सेम है। इट इज द टिलिंग इज अनदर नेम ऑफ प्लोइंग ओनली, है ना। कैसे करते हैं, पहले होता क्या है प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है देखो, द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। बस बेटा, बस सॉइल को ऐसे खोद के ऊपर को निकालना और उसको लूज बनाना, इसी को प्लोइंग बोलते हैं। बस उसी बात का अलग दूसरा नाम है, ठीक है। किससे करते हैं, इन एंशियंट टाइम इट वॉज डन बाई द प्लो और हो। क्या नाम है, प्लो और हो। देखो एंशियंट टूल्स में आ गए हम, है ना। एंशियंट टूल्स में बेटा इसको बोलते हैं प्लो। ये एक फार्मर है जो कि ऐसे बुल्स उसको ऐसे खींच के लेके जा रहे हैं, है ना, और वो इस यहाँ पे कुछ प्लो है उसको से दबा के रखा हुआ है, किसके अंदर, फील्ड के अंदर, और उसको फिर खोदते हुए लेके जा रहे हैं, है ना। दिस इज प्लो एंड दिस इज हो, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। सो दीज आर द एंशियंट टाइम्स, इन एंशियंट टाइम दीज वर द टूल्स विच वर यूज्ड फॉर द प्लोइंग। और बेटा मॉडर्न टाइम्स में क्या है, मॉडर्न टाइम्स में यूज होता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है बेटा, कल्टीवेटर इज अ टूल विच इज ट्रैक्टर ड्रिवन। ट्रैक्टर के पीछे उसको अटका देते हैं और ट्रैक्टर फिर खींच के ले आता है उसको इस तरीके से। देखो ये क्या है, ये है वो कल्टीवेटर। इसको बस ट्रैक्टर में अटका दिया है, ट्रैक्टर चल रहा है और उसको खींच के लेके जा रहा है एंड द होल, देखो पूरा फील्ड फ्लो होके जा रहा है। करेक्ट, चलो। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट वन वी विल गो फॉर द प्लो। प्लो के बारे में, प्लो का डायग्राम, डायग्राम का आइडेंटिफिकेशन, उसकी मार्किंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते, इजी है, ज्यादा टफ नहीं। देखो बेटा, एंशियंट टूल फॉर टिलिंग ऑफ द सॉइल और रिमूविंग द वीड्स फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स। क्या क्या काम है इस प्लो का बेटा, प्लो का काम है पहली बात तो टिलिंग यानी प्लोइंग इटसेल्फ, है ना, लूजनिंग द सॉइल। उसके अलावा बेटा ये वीड्स को रिमूव करने के लिए, फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए भी यूज होता है। आगे जाके समझेंगे इसको, है ना। होता कैसा है, पहले तो कैसा होता है, इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये देखो बेटा, पूरी बॉडी इसकी वुड की बनी हुई है ना, होल थिंग इज वुड। बट ये वाला पार्ट, ये जो कॉर्नर है ना, ये जो एरो टाइप का दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। अब कैसे, इसमें कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या नाम है इनका, वो देखते हैं। दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड प्लोशेयर। क्या बोलते हैं इसको, प्लोशेयर। एंड द स्टिक, दिस इज नोन एज प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट, देखो यहाँ पे देखते हैं, द फर्स्ट वन इज प्लोशेयर, ये वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज प्लोशेयर, अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप, जो कि एक्चुअली ग्राउंड के अंदर जाती है उसको लूज करने के लिए, दैट इज प्लोशेयर। प्लो शाफ्ट क्या है बेटा, प्लो शाफ्ट इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ये वाला है ना, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड अटैच्ड टू द बीम ऑन द अदर एंड एंड फ्लो एंड प्लोशेयर, अच्छा ये फ्लोशेयर लिख दिया, प्लो एंड प्लोशेयर ऑन अनदर एंड। क्या होता है, ये जो प्लो शाफ्ट है इसके एक एंड पे क्या है, प्लोशेयर, और दूसरे एंड पे क्या होगा, बीम। ना व्हाट इज बीम बेटा, ये वाली स्टिक है ना, जो बुल्स के नेक पे रखी हुई है, उसी को बीम बोलते हैं, है ना। तो जो ये प्लो शाफ्ट है, इसके एक एंड पे प्लोशेयर होता है, दूसरे एंड पे बीम होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, बीम अ वुडन लॉग प्लेस्ड ऑन द एनिमल्स नेक। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लो। अब क्या करना है, पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम में यहाँ पे आपको मार्किंग दे देंगे ए एंड बी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लोशेयर एंड दिस इज प्लो शाफ्ट, करेक्ट। चलो, मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट गोइंग फॉर द हो। बेटा हो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन एंड ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन ऑन द अनदर एंड। बेटा ये देखो, ये जो हैंडल है, ये वाला जो हाथ में पकड़ा हुआ है, वो यूजुअली वुड का बना होता है, लेकिन ज़्यादा ही एडवांस है तो फिर आयरन का भी हो सकता है। और ये वाला पार्ट, ये तो पक्का आयरन प्लेट है ना, ऐसे बेंट वाली आयरन प्लेट होती है, ठीक है, जो किससे कि हम इसको खोदते हैं, ठीक है। दिस इज हो, ये एंशियंट वाला है, इसी का थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ये है, ठीक है। यहाँ पे अगेन दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम, वहीं का स्क्रीनशॉट है ना। तो डायग्राम आपने पक्का अपनी कॉपी में भी बनाया होगा, उसको नोटबुक में। देखो क्या क्या होता है, ये है जो बेंट प्लेट है, ये वाला जो रॉड है, आयरन रॉड है ना, ये यहाँ पर ग्रिप है, अगर कभी पकड़ के ऐसे ज़्यादा जोर से मार रहा हो तो ग्रिप, ठीक है। हैंडल, बीम, रॉड, बीम जो कि आपका अटैच होगा मशीन के साथ, क्लियर, अंडरस्टूड, हो समझ में आ गया। चलो, एट लास्ट वी आर गोइंग फॉर दी, अच्छा यहाँ पे देख लो, इट इज अ सिंपल टूल यूज फॉर लूजनिंग द सॉइल, ये पता है आपको, ठीक है, ओके।
नाउ हियर वी गो फॉर द कल्टीवेटर्स। देखो कल्टीवेटर क्या है बेटा, कल्टीवेटर और ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर प्लोइंग। क्या हुआ यहाँ पर, देखा अभी चला था, देखो ट्रैक्टर उसको खींच के लेके जा रहे हैं, है ना, और क्या हो रहा है यहाँ पे जो ये शार्प प्लेट्स हैं ये पूरे के पूरे फील्ड को ऐसे खोदती हुई लेके जा रही हैं, पूरा का पूरा सॉइल जो है लूज हो गया। दिस इज ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर मशीन। Am I clear? Understood what is the role of cultivator? Cultivator is used for plowing, for loosening of the soil. ये आप पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे मॉडर्न टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे जाके आप एक वर्ड पढ़ोगे कंबाइन ऑल्सो, है ना, तो कंबाइन और कल्टीवेटर में तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो रिमेंबर कल्टीवेटर इज यूज फॉर प्लोइंग। Am I clear? चलो चलते हैं आगे। नाउ बेटा एक बार आपने सॉइल को लूज कर दिया, है ना, आपने नीचे से सॉइल को खोदा और ऊपर लेके आ गए, तो उससे क्या होगा, सॉइल तो लूज हो जाएगा, बट विल योर ग्राउंड बी लेवल्ड? नो बेटा, जब हम खोद के उसको ऊपर निकालेंगे तो हो सकता है देयर विल बी अ होल पेबल स्टोन, है ना, या फिर पूरा बंच ऑफ अ मड, है ना, तो ऐसे में आपका जो ग्राउंड है वो लेवल नहीं होता। और अगर लेवल्ड ग्राउंड नहीं है तो व्हेन यू विल सो द सीड, सम सीड विल रिमेन एट द टॉप, सम सीड विल गो डाउन। व्हेन यू विल गिव वाटर, जो जहाँ जहाँ डीप है वहाँ सब जगह पानी चला जाएगा, जहाँ जहाँ थोड़ा हाइट है वहाँ पानी नहीं जाएगा, है ना। सो बिफोर सोइंग द सीड लेवलिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो प्लोइंग इज ऑलवेज फॉलोड बाय लेवलिंग। एक बार हम जब मिट्टी को खोद लेते हैं तो उसके बाद हम उसके जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं उसको तोड़ के उसको लेवल किया जाता है, ठीक है। सो लेवलिंग इज आफ्टर प्लोइंग, लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। ना लेवलर क्या होते हैं, देखो ऐसे होते हैं लेवलर। एंशियंट टाइम पे अगेन उस टाइम पे सिर्फ बुल्स ही थे ना जो उसको खींच सकते थे, तो एक ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट प्लेट है, बुल्स उसको अटैच किया हुआ है और उसको खींच के लेके जा रहे हैं, पूरा प्लेन करते हुए जा रहे हैं सरफेस को। व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉडर्न टूल, दिस इज द वन। ये ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाता है, ट्रैक्टर ड्राइव्स इट एंड द होल फील्ड इज लेवल्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। गॉट इट? नाउ बेटा बोथ इन प्लोइंग एंड लेवलिंग वी हैव सीन द एंशियंट टूल एज वेल एज द मॉडर्न टूल्स। देखे ना, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हैव यू ऑब्जर्व द डिफरेंस? बेटा जो एंशियंट टूल है ना वहाँ सभी में टूल तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन। एवरीवेयर ह्यूमन इज वर्किंग विद दोज टूल्स, है ना। सो इन एंशियंट टूल्स लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, बट हेयर इन मॉडर्न टूल्स देयर इज नो ह्यूमन एफर्ट। द पर्सन इज जस्ट ड्राइविंग द ट्रैक्टर, उसमें उतना एफर्ट नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, मे बी दिस पर्सन इज टेकिंग 10 days फॉर होल प्लोइंग एंड लेवलिंग दिस फील्ड, लेकिन यही काम अगर आप कल्टीवेटर से और इससे करोगे ना तो विद इन 1 hour, 1 hour भी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इट विल बी डन। Got it? So by using the modern tools we are saving our energy and our time. ये words आपको पता होने चाहिए दोनों बेटा, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। What is the significance of modern tool? What are the advantages of modern tool over the ancient tools? तो ये आपको पता होना चाहिए, saving energy and time. Clear? चलो, now we are going for the second step, that is sowing of seed. बेटा इनिशियली आपने सॉइल की कंडीशन देखी थी, नाउ दिस इज द स्टेट आफ्टर प्लोइंग एंड लेवलिंग, दिस इज द स्टेज ऑफ द सॉइल। नाउ इट इज रेडी फॉर रिसीविंग द सीड्स, है ना। सो हाउ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वी इट्स अ टाइम टू पुट द सीड्स इन द सॉइल। नाउ कोई भी सीड उठा के ऐसे डाल देंगे क्या? नो बेटा, सीड की क्वालिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। अगर पहले से सीड्स में कीड़े लगे होंगे तो फिर कैसे ग्रो हो सकता है? वो तो ग्रो होगा ही नहीं, है ना। सो वी नीड टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीड बिफोर सोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो फर्स्ट वी नीड टू चेक द सेलेक्ट द गुड क्वालिटी क्लीन हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी। ये गुड वैरायटी का मतलब क्या है बेटा? राइस में आपने कभी सुना है बासमती राइस, सोना मसूरी राइस, है ना, अलग अलग टाइप के राइस होते हैं, डिपेंडिंग कि किसको क्या चाहिए। अब आपको कौन सा ग्रो कर रहे हैं तो आपको वैरायटी लेनी पड़ेगी, है ना, और उसके बाद उस वैरायटी में आपको उसकी क्वालिटी, क्लीननेस और हेल्थ भी चेक करना पड़ेगा। और बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसके लिए अलग से सेटअप बना रखा है। यस, देखो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया हैज सेट अप अ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड नेशनल सीड कोऑपरेशन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है बेटा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि सीड की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर, ठीक है। सो दिस इज द गवर्नमेंटल सेटअप और ये बताता है फार्मर्स को कि भाई ये गुड क्वालिटी सीड है, उनका चेकअप करवा देता है, उनके जो सीड्स होते हैं उसको चेक भी करवा देते हैं, ठीक है। चलो नाउ हाउ यू कैन चेक दिस क्वालिटी ऑफ सीड। ये तो हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं ना, अगर हमको नॉर्मल सीड्स को चेक करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देयर इज वन एक्टिविटी बेटा विच इज गिवन इन द बुक, ठीक है। क्या करना है इसके लिए? यू हैव टू टेक हाफ फिल्ड बीकर।
आपने बीकर में पानी लिया हाफ फिल्ड, उसमें आपने डाल दिया सीड, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हीट वाले सीड, आप कुछ दूसरे भी ले सकते हो, ठीक है। सो आपने इसमें सीड डाले और आपको उसके बाद वेट करना है। यू विल ऑब्जर्व समथिंग। अब ना व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? बेटा ऑब्जर्वेशन विल बी सम ऑफ द सीड्स विल बी हेयर एट द बॉटम, वो पूरे सिंक हो जाएंगे, ज्यादातर नीचे आ जाएंगे, और कुछ आपको यहाँ पर धीरे धीरे छोटे छोटे फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। सो देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ सीड्स, सम विल बी देयर एट द बॉटम एंड सम विल बी एट द टॉप फ्लोटिंग, ठीक है। नाउ व्हाई? देखो पहले तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। some seeds floats at the surface of the water while some remains at the bottom. Now why? बेटा नीचे कौन सिंक करता है? जो चीज़ हेवी होती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, जो बहुत ज़्यादा घना होता है। और ऊपर कौन फ्लोट करता है? जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, यानी जो पोरस होता है, जो खोखला होता है, ये बोल सकते हैं, है ना। अब सीड खोखला कब होगा बेटा? when it is eaten by the insect. So here we can segregate the seeds because damaged seed जो जितने भी डैमेज होंगे वो सारे हॉलो हो चुके हैं, वो सारे फ्लोट करना शुरू कर देंगे, और जो हेल्दी सीड है वो सारे सारे नीचे सिंक हो जाएंगे। करेक्ट? देखो conclusion, damaged seeds become hollow and thus they are lighter, so they will float on the water. So we can discard all the floating seeds and we can use the healthy seeds which are at the bottom of the beaker. Am I clear? So this way we can select the quality of seeds. करेक्ट? चलो नाउ आपको सीड भी मिल गए, अब आप उसको सो करने जाओगे तो सो कैसे करोगे? तो यू नीड सम टूल। सो हेयर कम्स द टूल्स फॉर सोइंग द सीड। अगेन वी विल स्टडी देम इन द टू पार्ट्स, दैट एंशिएंट टूल्स एंड मॉडर्न टूल्स। पहले एक बार एंशिएंट टूल देख लेते हैं। बेटा एंशिएंट टूल के लिए ये पिक्चर आपको दी हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको ध्यान से देखो। द वन पर्सन इज होल्डिंग दिस प्लो, है ना, प्लो ही तो है ये। प्लो के साथ एक फनल चल रहा है, फनल उसको अटैच किया हुआ है। वन पर्सन इज प्लोइंग द फील्ड और उसके साथ साथ दूसरा पर्सन फनल की हेल्प से सीड डाल रहा है। बेटा इसको बोलते हैं फनल सिस्टम फॉर सोइंग द सीड। करेक्ट? यहाँ पर देखो अगेन डबल हो गया ह्यूमन एफर्ट। यस, दो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। देखो द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग द सीड इज द शेप ऑफ अ फनल, है ना, फनल शेप्ड होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास्ड डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड्स। बेटा यहाँ पर देखो एक ही पाइप दिख रहा है, इसी का थोड़ा मॉडर्नाइज्ड वर्जन भी आ गया है जहाँ पर इस तरीके से होता है। ये देखो, ये आपका अगेन प्लो का ही, ये सारे प्लो के है ना, प्लो ही तो है। और यहाँ पर ये फनल है, फनल की पाइप देखो 1 2 3 4 5 पाइप्स आर देयर विच आर अटैच्ड टू द फनल। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ एक लाइन बन रही थी सीड की, यहाँ पर आपकी 5 लाइन्स में सीड चले जाएंगे। दैट इज द बेनिफिट। करेक्ट? So this is a modernized version of the ancient one only, you can say. But यहाँ पर भी human efforts तो है ही। Clear? चलो now moving for the next one, modern tool that is known as seed drill. बेटा modern tool for sowing seed drill, modern tool of plowing cultivator, याद रखना है, ठीक है। चलो seed drill क्या होता है बेटा? Nowadays seed drill is used for sowing the seed with the help of, and again it is driven by the help of the tractors. कैसा होता है? Something like this, ठीक है। इट इज़ अ मशीन, यहाँ पे फनल नहीं है, यहाँ पे पूरा एक एरिया है, इस पूरे में सीड भरे होते हैं, ट्रैक्टर से अटैच होता है, ट्रैक्टर चलता है और पीछे से पूरे सीड नीचे जाके ग्राउंड में चले जाते हैं। और बिकॉज इट इज़ वेरी शार्प बेटा, पूरा डेप्थ तक जाते हैं सीड्स, ठीक है। और बिल्कुल देखो इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं। अगर मैनुअली आप एक एक करके डालोगे तो बुल्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा भी हो सकता है ना, तो यूनिफॉर्मिटी वहाँ नहीं आ पाती उतनी। यहाँ पर बड़े अच्छे से यूनिफॉर्मली सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सीड। करेक्ट? सो हियर कम्स द advantages of using seed drill over the ancient, that is funnel shaped system, ठीक है। देखो this sow the seeds uniformly at the equal distance and depth, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे ये सो करता है। सेकेंड थिंग, इट इंश्योर्स दैट सीड गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। बेटा इसका कुछ बना मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब ये जाता है सो करते हुए सीड को, पीछे से मिट्टी अपने आप कवर होती भी जाती है। तो ऐसे में होता क्या है, अगर सीड खुले रहेंगे तो कौन ले चले जाएगा उनको? बर्ड्स। सीड्स आर द फूड फॉर द बर्ड्स, है ना। तो अगर सीड्स खुले रह गए तो बर्ड तो ले चली जाएगी, तो उसके बाद फिर कहाँ से प्लांट ग्रो होंगे? तो यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर ये इंश्योर कर देते हैं कि सॉइल से वो कवर हो जाए, सीड्स कवर हो जाए। तो उससे क्या होगा? दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। उसके अलावा सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। ये तो पता ही है ना, ये तो हर जगह पे लिख लो, ठीक है। मॉडर्न टूल जहाँ पर भी बोल रहे हैं, इट सेव्स द टाइम एंड एनर्जी। एम आई क्लियर? चलो बेटा नाउ अभी हमने बताया कि इट सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ।
ना इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई? वाई इट इज कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज? Again question comes from here that what is the importance, appropriate distance between the seed is necessary, because why it is necessary? बेटा ये वाला क्वेश्चन 99% चांस होते हैं कि एग्जाम में आता है. why the proper distance between the seeds is required. ठीक है, इसके लिए पहले एक वीडियो देखो. ये क्या हो रहा है? कभी ऐसा वाला सीन देखा है? This person is trying to put the saplings of paddy, that is rice, है ना. ये क्या करते हैं बेटा, पहले जाके राइस को सब एक जगह पे लगा देते हैं. जब राइस के छोटे छोटे सैपलिंग होते हैं, हेल्दी सैपलिंग, वो वहाँ से उनको उखाड़ के उसके बाद एक प्रॉपर डिस्टेंस में उनको सो कर रहे हैं, लगा रहे हैं ना. वाई द प्रॉपर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड? वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी? पहले जहाँ ये लगे थे सारे के सारे एक साथ, वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको उखाड़ के यहाँ दोबारा इतनी मेहनत कर रहे हैं? बेटा ओवर क्राउडिंग. अगर इतने से एरिया में, छोटे से एरिया में बहुत सारे सीड्स एक साथ ग्रो होंगे तो क्या होगा? ऑल द प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप दे विल compete विद ईच अदर, है ना, फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर द सनलाइट, फॉर द फूड. यस, सो ओवर क्राउडिंग से होगा क्या? प्लांट हेल्दी नहीं ग्रो होगा. गॉट इट? देखो यहाँ पर, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, व्हाई अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट, to avoid the overcrowding of the plants. Second, this allow plants to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. बेटा अगर दूर दूर होंगे तो प्रॉपर सनलाइट मिलेगा, अपनी जगह के सारे न्यूट्रिएंट उसके खुद के होंगे और उसको प्रॉपर वाटर भी मिलेगा. अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द थर्ड स्टेप, दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. पहले फटाफट से देखते हैं कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं. ठीक है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. बेटा हम ऐसे कोई सब्सटेंस होते हैं जो एक्स्ट्रा जाके हम सॉइल में ऐड कर देते हैं सो दैट कि प्लांट्स हेल्दी ग्रो हों. लेकिन हम क्यों डाल रहे हैं बेटा? वाई वी आर एडिंग दैट एक्स्ट्रा सब्सटेंस? सॉइल में तो पहले से न्यूट्रिएंट होते हैं ना. फॉरेस्ट में देख लो, हम कौन सा वहाँ जाके कुछ ऐड करके आते हैं, तब भी वहाँ प्लांट ग्रो हो जाते हैं. यहाँ पर क्रॉप में ऐसे, यानी फील्ड में ऐसा क्या हो रहा है कि हमको एक्स्ट्रा कुछ जाके ऐड करना पड़ रहा है. लेट्स फाइंड इट आउट. देखो बेटा, सॉइल शुड सप्लाई द मिनरल टू द न्यूट्रिएंट्स. तो क्रॉप प्लांट्स है, उसको मिनरल कौन देना चाहिए? किसको देना चाहिए? सॉइल को देना चाहिए. बट स्टिल व्हाई डू वी नीड टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल? द रीजन बिहाइंड दिस इज लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट. बेटा जो फील्ड है जहाँ पर हम क्रॉप को ग्रो करवा रहे हैं, उस फील्ड के न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं. लेकिन क्यों खत्म हुए हैं वो देखो. बेटा इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम पैटर्न. बेटा कई सारे फार्मर्स जो पहले के, तो स्पेशली, अभी तो काफ़ी लोगों को पता पड़ गया है, बट पहले के टाइम पे ना एक फिक्स्ड पैटर्न होता था. पहले वीट लगाया, फिर राइस लगाया, फिर वीट लगाया, फिर राइस लगाया. वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम थिंग इज हैपनिंग. अब बेटा हम अगर एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट लगाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी. अब वही प्लांट अगर आप बार बार लगाओगे तो वो वही एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट को बार बार एब्जॉर्ब करेगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा? सॉइल में वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा. यस, सो दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट. देखो, द कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप makes the soil poor in the nutrient, and now therefore farmers have to add the manure to the field to replenish the soil with the nutrient. बेटा ये वर्ड replenish हम बहुत बार यूज करेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. replenish का मतलब होता है सॉइल को फिर से रिच बनाना उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में. ठीक है, this process is called manuring. So what is manuring? Addition of manure in the soil so that the nutrients can be replenished. Am I clear? Chalo. Now how the replenishment of soil can be done? There are various methods. Let's try one by one. Let's start one by one. देखो, the first one, replenishing the soil with the help of manure. बेटा manure और fertilizer के बीच का difference. What is the advantage of manure? Using manure, everything is very very important. 100% वाला क्वेश्चन है ये. यहाँ से क्वेश्चन ये फर्टिलाइजर और मैन्योर से पक्का आता है. सो रिमेंबर इट, लिसन इट प्रॉपरली. वैसे थोड़ा बहुत पता होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से याद हो जाएगा. ठीक है, देखो पहले समझते हैं मैन्योर होता क्या है बेटा. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. पहले तो ये वर्ड ऑर्गेनिक को समझो, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे ना, वहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑर्गेनिक, दिस मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बेटा वो होते हैं जो ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, एनिमल और प्लांट से मिलते हैं. उसकी वैसे दूसरी डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पर अभी भी नहीं जाएंगे बिकॉज वहाँ केमिकल्स में आ जाते हैं फिर हम.
ठीक है। सो अभी के लिए याद रखो, मोस्टली दीज आर ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, अब कैसे मिलता है ये? The farmers dump the plants and animal waste in the pits or open places like this and allow it to decompose. इस तरीके से बेटा काउ डंग को और जो भी यहाँ पे और दूसरा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको जाके रख दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, and they leave it for some time. After some time what will happen? It will be decomposed with the help of decomposers. और फिर धीरे धीरे ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको फील्ड में डाल देंगे। ठीक है, देखो the decomposition is caused by some microorganisms which are known as decomposers. The decomposed matter is used as an organic manure. So this is the process of making the manure and it is all natural. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मैनमेड नहीं है, सब नेचर से ही बन रहा है ये। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और टाइप का मेन्योर यूज हो सकता है, इसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। कहाँ सुना है ये वर्ड? क्लास 7 में सुना होगा, है ना, वेस्ट वाटर स्टोरी में आपने पढ़ा होगा वहाँ वर्मी कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, है ना। सो वर्मी कंपोस्ट इज अगेन वन ऑफ द टाइप ऑफ मेन्योर दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेन्योरिंग। एम आई क्लियर? सारा का सारा क्या है? ऑर्गेनिक है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट से बनता है। कमिंग टू द फर्टिलाइजर्स, सो रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स। बेटा फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। बेटा पहली बात तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब फैक्ट्री वाले हैं बिजनेसमैन, तो वो क्या करेंगे बेटा? बिजनेसमैन, नॉट जेंडर वाला नहीं लेना, बिजनेस वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, बिजनेस पर्सन। ओके, सो बेटा वो क्या कर रहे हैं? वो दे नो दैट कि किसी भी फार्मर को एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो क्या बनाते हैं? वो ऐसा फर्टिलाइजर बनाते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज में ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप है जो कि ग्रो नहीं हो पा रही और आपको पता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए, तो आप फॉस्फोरस वाला लेके आ जाओ, काम हो जाएगा आपका। वाई यू नीड टू ऐड नाइट्रोजन एंड पोटेशियम अदर थिंग ऑल्सो, है ना, दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। यस, सो हियर दैट्स व्हाई दे मेक इट पर्टिकुलरली रिच इन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं होता, मैन्योर इज ऑल मिक्सड अप। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ये मैंने बता दिया, तो दे आर मैन-मेड। उसके अलावा सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगेन वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम्पल्स लिखने के लिए आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन में। राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स तो पता होना चाहिए। यूरिया, एक तो ये याद ही कर लो, हमारी बॉडी में भी होता है यूरिक एसिड की फॉर्म में, है ना, यूरिया एंड यूरिक एसिड। देखो, सो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अभी नहीं याद हो रहा, 9th क्लास में बिल्कुल रट जाएगा। चलो, यूरिया। उसके अलावा जो याद करने हैं, मैं बता रही हूँ, यह यूरिया और एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, के से होता है पोटेशियम। कंफ्यूज नहीं होना, के बेटा पोटेशियम का जो एक्चुअल नेम है, लैटिन नेम है, दैट इज कैलियम, इसलिए के से उसको लिखा जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, लेकिन उसका नाम क्या है? पोटेशियम। ठीक है, सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके। तो एनपीके और यूरिया तो बिल्कुल ऐसा छाप लो, दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पोटाश, रिच इन फॉस्फोरस। आगे देखते हैं, चलो। सो लेट्स गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। एज आई टोल्ड यू, मैन्योर organic substance obtained from the decomposition of plants and animals waste. Fertilizers man-made inorganic substance. Inorganic क्यों? Because वो अर्थ क्रस्ट यानी हमारे नेचर से मिलते हैं, लेकिन लिविंग वाले नहीं बोल रहे हैं हम, नेचर्स से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हियर मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, लेबोरेटरी, फैक्ट्री, ये सब चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस to the soil, humus, the black porous substance, सुना है ना, पहले से पढ़ा होगा ह्यूमस के बारे में। यस, सो ह्यूमस ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते बेटा, ये ह्यूमस, इसका कोई रोल नहीं है ह्यूमस में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का। नेक्स्ट, मैन्योर्स आर रिलेटिवली लेस रिच इन द न्यूट्रिएंट। बेटा सिर्फ मैन्योर को यूज करने का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, वो है ये कि मैन्योर को एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं दे सकते, वो सारा मिक्सड अप होता है ना। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैन्योर धीरे धीरे उसको हल्के हल्के प्रोवाइड करवाता रहेगा, तो न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई होती है वो स्लो होती है। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर इज रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो जो चाहिए आप डाल दो, बस इमीडिएट मिल जाएगा आपको प्लांट्स को, तो वहाँ पर जल्दी हेल्दी ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है,
चलो, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर। बेटा फर्टिलाइजर एक्सेप्ट कि वो एक रिच है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, उसके अलावा तो कोई फायदा है क्या? नो, सब नुकसान ही नुकसान है, ओनली द डिसएडवांटेज। ठीक है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर ओवर द फर्टिलाइजर्स? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन, मैन्योर इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। बेटा मैन्योर क्या प्रोवाइड करवा रहा है? बेसिकली ह्यूमस होता है पोरस, कोई भी पोरस सब्सटेंस होगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, है ना। तो मैन्योर यूज करने से पानी की वाटर होल्डिंग, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली यू कैन से इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस इज मोर। बेटा यू नो दैट एयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैस बड़ी इजीली वहां पर हो जाता है, क्योंकि ह्यूमस क्या कर रहा है? सॉइल को पोरस बना रहा है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर सॉइल पोरस होगा तो उसके अंदर अर्थ वॉर्म और बाकी दूसरे से जितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ग्रो कर सकते हैं। अगर वो ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू हेल्प द प्लांट। ठीक है, चलो, एंड लास्ट, इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। So these are some of the advantages of using manure over the fertilizers. इसके अलावा what are the disadvantages of using fertilizer? ये आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि बहुत easy है। बेटा फर्टिलाइजर को अगर बहुत देर तक बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो it causes the soil pollution and water pollution। बारिश आएगी, वो सारा का सारा फर्टिलाइजर को वॉश करते हुए लेके जाएगी पानी के साथ, वो कहाँ जा रहा है? पानी सारा का सारा वाटर बॉडीज में तो जा रहा है ना। सो वाटर पॉल्यूशन, so soil pollution, water pollution takes place by using the fertilizers. But other than this, there are some more ways of replenishing the soil. And what are these? The third one is replenishing the soil by leaving the field fallow. बेटा by leaving the field fallow, इसका मतलब क्या है? fallow word का मतलब क्या होता है? बेटा खाली छोड़ देना, फील्ड को थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दो, कुछ मत ग्रो करवाओ। अगर फील्ड में कोई प्लांट ही नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई नहीं, है ना। सो व्हाट विल हैपन? द फील्ड यानी द सॉइल विल गेट इनफ टाइम टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट ऑन इट्स ओन। एम आई क्लियर? देखो यहाँ पे कैसे होता है बेटा, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन लीड्स टू द लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। नाउ so the lost nutrient can be replenished in the soil if we leave the field uncultivated for some time. उससे होगा क्या? The soil will get enough time to replenish the nutrient on its own. ठीक है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीविंग द फील्ड फैलो? व्हाई लीविंग द फील्ड फैलो इज इंपॉर्टेंट? ये सारे क्वेश्चन के आंसर सेम है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, नाउ वी आर गोइंग फॉर द फोर्थ स्टेप, दैट इज रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द क्रॉप रोटेशन। इट इज द फोर्थ वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल, क्रॉप रोटेशन। नाम पहले सुना होगा, है ना, सुना तो पक्का होगा। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, एक टाइप के क्रॉप के बीच में दोबारा उसको ग्रो करने से पहले उसके बीच में हम लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करवाते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज वन ऑफ द वे। हम लेग्यूमिनस क्रॉप को स्पेसिफाई क्यों करते हैं यहाँ पर? बिकॉज लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है उसके नोड्यूल्स में, उसके रूट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं वहाँ पर एक बैक्टीरिया रहता है। कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया, विच फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, उससे होगा क्या? सॉइल बड़ी जल्दी नाइट्रोजन रिच हो जाती है। करेक्ट, चलो देखो बेटा, क्रॉप रोटेशन मीन्स ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, एंड यहाँ पर ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट इन वन ऑफ द सीजन एंड व्हीट इन अनदर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, एज यूजुअल आई टोल्ड यू व्हाई लेग्यूमिनस प्लांट, बिकॉज द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन व्हिच कैन बी रेडिली यूज्ड बाय द प्लांट्स। बेटा प्लांट्स और एनिमल्स जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इतनी सारी, उसको यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना, उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो कैसे यूज करेंगे? ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उसी नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में, जो कि प्लांट्स आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड देन द प्लांट्स बिकम्स हेल्दी एंड ऑल्सो द सॉइल इन द सराउंडिंग बिकम्स रिच इन नाइट्रोजन। ठीक है, देखो, इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। एम आई क्लियर? चलो, let's recap what we have studied. We can make the soil rich or we can replenish the nutrient in the soil by 4 methods. Basically 3 we can say, क्योंकि manure और fertilizer हम एक साथ बोल देते हैं, है ना। First, by adding manures and fertilizers. Second, by leaving the field fallow. And fourth, by crop rotation. Am I clear? Understood? बेटा इनको आप अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो, मार्क्स आपको उतने ही मिलने हैं। Got it? चलो, now we are going for the fourth step,
दैट इज इरिगेशन. इरिगेशन यानी वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स, वाटरिंग, गिविंग वाटर टू द होल फील्ड क्रॉप्स. ठीक है, देखो यहाँ पर बेटा सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन. बेटा ऐसा नहीं कि पानी आज दिया छोड़ दिया 2 दिन तक, उसके बाद दिया ही नहीं पूरे हफ्ते, ऐसा नहीं. इरिगेशन हमेशा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है और देखा जाता है कि दैट हाउ मच वाटर इज स्टिल देयर और हाउ मच ड्राइनेस इज देयर. डिपेंडिंग ऑन दैट फार्मर्स डिसाइड टू इरिगेट द होल फील्ड. क्लियर? देखो द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन डिपेंड्स ऑन, बेटा कितना पानी देना है, कब देना है, किस टाइम पे देना है, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है. सबसे पहले बेटा ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्रॉप पे, है ना. अब देखो अगर खरीफ सीजन वाली क्रॉप होगी, रेन्स में सब कुछ खराब हो जाता है रेनी सीजन में, है ना, तो दैट खरीफ क्रॉप नीड्स अ लॉट ऑफ रेन. अब अगर सपोज करो मान लो रेन नहीं हुआ, होता है ना, कई बार होता है ऐसा, जब रेनी सीजन चल रहा होता है लेकिन रेन होती ही नहीं है, तो ऐसे में सब कुछ खराब हो जाएगा, तो वहां पर फिर उनको एक्स्ट्रा वाटर देना पड़ेगा. Isn't it? So depending on the type of crop, irrigation frequency will change. Then second is type of soil. बेटा कैसा soil है? अगर बहुत ज़्यादा सैंडी वाला soil होगा जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो वहाँ ज़्यादा पानी देना पड़ेगा. अगर वो ऐसा soil होगा जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो यानी पानी बहुत दिन के रुकेगा तो वहाँ आपको कम देना पड़ेगा. ठीक है. इसके अलावा द नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द सीजन. बेटा गर्मियाँ हैं तो ज़्यादा पानी चाहिए, ऑब्वियसली इवेपोरेट हो जाएगा नहीं तो वाटर, है ना. और अगर सर्दियाँ हैं तो वहाँ पानी कम चाहिए. तो डिपेंडिंग ऑन सीजन ऑल्सो दिस डिपेंड्स इरिगेशन. ये पता होना चाहिए. इनमें से 2 फैक्टर तो एटलीस्ट कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं. ऑन विच फैक्टर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन क्रॉप, ऑन टाइप ऑफ सीजन एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ सॉइल. नाउ बेटा वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड. अब देखो वी नो दैट वाटर इज द लाइफ लाइन फॉर ऑल ऑफ अस, है ना. लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया दैट वाई इरिगेशन इज रिक्वायर्ड तो ये आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या? No, please don't write that water is a lifeline, that's why irrigation is required. Beta, we are talking about the plants perspective. Plants को क्यों चाहिए इतना water? Why irrigation is required? That you have to answer. ठीक है? So let's find it out that what is the importance of water for the plants. बेटा plants की body में 90% water ही होता है. ठीक है? तो whole you can say maximum part of the plant is because of the water. So water is used for germination. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज फॉर जर्मिनेशन. बेटा जर्मिनेशन जो सीड जर्मिनेशन होता है वो कभी ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए होता है सीड को. ठीक है. सो फॉर जर्मिनेशन अगेन इरिगेशन इज रिक्वायर्ड और वाटरिंग ऑफ द प्लांट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई. बेटा न्यूट्रिएंट्स यानी सपोज करो लेट्स मेन्योर और फर्टिलाइजर आपने ऐड कर दिए सॉइल में, है ना. अब सॉइल से वो प्लांट की बॉडी में कैसे जाएंगे? ऑब्वियसली वाटर में डिजोल्व होकर जाएंगे क्योंकि प्लांट सिर्फ वाटर ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है. तो वाटर में न्यूट्रिएंट डिजोल्व होते हैं तब वो प्लांट के हर पार्ट तक जाते हैं. सो फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अगेन इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड. ठीक है. इसके अलावा बेटा वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? डिपोजिशन ऑफ स्मॉल वो छोटे छोटे वाइट आइस क्रिस्टल्स. जब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर लो हो जाता है ना ठंड में तो उस टाइम पे ड्यू क्या होता है बिल्कुल जम के आइस बन जाता है ना. तो उससे आइस फ्रॉस्टिंग हो जाती है, प्लांट पूरा खराब हो जाता है. लेकिन अगर उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा अंदर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो उसको फ्रॉस्ट से बचा लेता है. ठीक है. डैमेज होने से बचाता है. सिमिलरली हॉट एयर करंट से भी प्रॉपर वाटर बचा सकता है. ठीक है. सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम बोथ. मूविंग अहेड नाउ व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. हम इतने जैसे बोल रहे हैं वाटरिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन कहाँ से लाएं इतना पानी? अब घर के टैंक से तो ला नहीं सकते हैं, तो हमको कोई प्रॉपर सोर्स चाहिए. अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जितने भी सोर्सेज ऑफ वाटर है ना बेटा, वाटर बॉडीज कुछ भी लिख लो, लेक, रिवर, पॉन्ड, दिस ऑल. ठीक है. देखो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनाल्स. बेटा सी और ओशन लिख के मत आ जाना, है ना. वहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, दैट इज नॉट गुड फॉर इरिगेशन. तो यहाँ पर आपको यूजुअली फ्रेश वाटर बॉडीज लिखने पड़ेंगे. फॉर सलाइन वाले नहीं लिखना. चलो अब देखो बेटा द मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू अगेन 2 कैटेगरीज. द एंशिएंट मेथड ऑफ यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. बेटा ये सारे के सारे वाटर सोर्स तो आपके पास हैं, आपके सबके आसपास हैं, लेकिन यहाँ से पानी लाएं कैसे और उसको हम क्रॉप यानी फील्ड में डालें कैसे, वहीं पर आता है मेथड ऑफ इरिगेशन. ठीक है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज यूजुअल पहले वही करेंगे. एंशिएंट मेथड में क्या होता है बेटा? द वाटर इज अवेलेबल इन लेक्स, वेल, कैनाल्स, सब जगह होता है ना. बट इट इज लिफ्टेड फ्रॉम देयर विद द ह्यूमन एफर्ट और द एनिमल्स एफर्ट. हर जगह पे जहां पर भी एंशिएंट है
वहां पर यानी ह्यूमन एफर्ट तो लगने ही लगने हैं, उसके अलावा एनिमल को भी हम उसमें घुसा देते हैं, एनिमल को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो और कैटल्स और ह्यूमंस लेबर्स इज यूज्ड फॉर दीज ऑल मेथड्स, और यहां पर हैं बेटा दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस इफेक्टिव, ठीक है। देयर आर 4 मेथड्स, मोट सिस्टम, उसको कि हम पुली सिस्टम भी बोलते हैं, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, ठीक है। अब अभी ऐसा सुन के बड़ा अजीब से लग रहा होगा, कैसे अजीब से नाम है, डोंट वरी, अभी मैं आपको पूरा यहीं पर याद करवा दूंगी विद द कंसेप्ट, ठीक है। पहले देखते हैं क्या है। These are the 4 pictures which are given in your NCERT, है ना, ये उन्हीं 4 सिस्टम के अलग अलग पिक्चर्स हैं, फटाफट यहाँ पर समझो और याद भी करो बेटा। देखो, द फर्स्ट वन इज शोइंग द मोड सिस्टम, द सेकेंड वन इज ढेकली, हेयर इज द चेन पंप एंड हेयर इज द राहत। अब कैसे याद करेंगे इसको, इतना टेढ़े मेढ़े से नाम है, देखो कैसे याद करना है। गोट ने धकेली चेन तो उसको राहत मिल गई, बस हो गया याद, याद कर लो। गोट बेटा, गोट ने धकेली चेन तो उसको राहत मिल गई, यहां पर मोट की जगह गोट कर दो, बस इतना ही है, ठीक है। अब बेटा इनको समझना कैसे है उस पर भी ध्यान दो। कैन यू सी द सिमिलरिटी बिटवीन द मोट एंड ढेकली सिस्टम? कैन यू सी बोथ आर द वाटर इज बीइंग ड्रॉन बाय द वेल। बेटा इन दोनों में ही वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल और अदर वाटर सोर्सेज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर यूज हो रहा है ये क्या है, ये पुली सिस्टम, ऐसा कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा ना वो, तो हेयर पुली सिस्टम इज यूज्ड इन दी मोट, सो यूजिंग पुली एंड द बकेट। लेकिन ढेकली सिस्टम में कोई पुली नहीं है बेटा, है ना, इस पर्सन के पास पुली भी नहीं है, तो क्या करेंगे, आप बकेट को कैसे ऊपर को खींचेंगे, तो क्या करते हैं बेटा, बकेट को रिलीज करते हैं पानी में, और दूसरी साइड में एक लॉन्ग स्टिक के दूसरे एंड में एक भारी वेट को लगा देते हैं, वेट नीचे गया तो बकेट ऊपर, आगे पानी, ठीक है। सो हेयर इन द ढेकली सिस्टम यूज ऑफ हेवी काउंटर वेट ऑन अ लॉन्ग बीम टू लिफ्ट द बकेट ऑफ वाटर, समझ में आ गया। सो गोट ने धकेला, सो मोट एंड ढेकली बोथ आर यूजिंग द वेल और वाटर सोर्स, बट इन मोट यू आर यूजिंग पुली, इन ढेकली यू आर यूजिंग द हेवी काउंटर वेट, माय क्लियर। चलो हेयर चेन पंप में और राहत में देखो सिमिलरिटी क्या है बेटा, दोनों में ही व्हील हैं, दोनों के व्हील के एंड में क्या है, कुछ कुछ ऐसे छोटी छोटी बकेट्स हैं, है ना, लेकिन अगेन देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। यहां देखो, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स विद द हेल्प ऑफ बकेट्स अटैच टू द व्हील्स, दोनों में ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है बेटा, यहां पर ये एक चेन से पूरा अटैच होता है व्हील, कभी आटे की चक्की देखिए उसमें पूरा मुश्किल ही है, आजकल कहाँ देखी होगी, आजकल तो पैकेट वाला खाना खाते हैं, है ना। चलो बेटा व्हील में यहाँ पर ये पूरा अटैच होता है, एक रोप टाइप का, पूरा एक चेन टाइप बनी होती है, उससे वो घुमाते हैं उसे, ठीक है। सो हेयर चेन सिस्टम इज यूज टू रोटेट द व्हील, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, चेन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर चेन पंप बोलते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, राहत। बेटा यहाँ पे हमारा काम नहीं, यहाँ पे एनिमल का काम है, तो हमें राहत मिल गई, है ना। सो यहाँ पर इस व्हील को घुमाने का जो एफर्ट लगाने होते हैं वो किसको लगाने होते हैं, एनिमल को लगाने होते हैं। सो हेयर एनिमल पावर इज यूज टू रोटेट द व्हील, सो राहत सिस्टम। एम आई क्लियर, समझ में आ गया। गोट ने धकेली चेन तो उसे राहत मिल गई, बस इतना ही है ट्रेडिशनल सिस्टम में, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट बेटा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बेटा अगेन हियर पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। बेटा अब हमारे पास जो वाटर सोर्स पहले भी थे जिसका हम चेन से निकाल रहे थे, एनिमल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम पंप का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल जो मॉडर्न मेथड है उसमें, है ना, पंपिंग हो जाती है। सो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी आर यूज फॉर द पंप। पंप को चलाना भी तो पड़ेगा, उसको थोड़ी हाथ से चलाएंगे, तो उनके लिए फिर अगेन सम फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड, तो फ्यूल्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। बेटा पहले के टाइम पे देखो, बकेट से पानी निकाला, आधा पानी वहीं गिर गया, बकेट को लेके गए, वहां तक जाते जाते भी आधा पानी गिर गया। अगर बकेट को नहीं लेके जाना, अगर वहीं से आपने कैनाल बना के पानी को डाला, तो भी आपका पानी आधा तो वहीं का सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो ऐसे में वहाँ एंशियंट मेथड में बहुत सारा पानी का वेस्टेज भी होता था, लेकिन यहाँ पर वी कैन यूज वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। एंड देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। अगेन 100% वाले क्वेश्चन है ये, 100% जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो वन बाय वन विल स्टडी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। बेटा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम में जो वाटर होता है ना, वो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड जस्ट लाइक रेन, जैसे बारिश होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई एम प्लेइंग अ वीडियो,
and just have a look here what is happening. First of all, notice the type of area. कौन सा एरिया है ये? Mountain, uneven land. Yes, sprinkler system is more effective in uneven land बेटा, क्योंकि अगर हम ग्राउंड में पानी डालेंगे तो क्या होगा? Wherever there will be depth, the water will go more, और जहां पर हाइट में प्लांट होंगे उनको पानी मिलेगा ही नहीं, है ना? तो ऐसे में क्या होता है? This system is very much effective. सब जगह पानी चला जाता है. Got it? अब now notice, check out the type of pipe here. बेटा there is one main pipe, है ना, जो कि पूरे ग्राउंड में चला रन होके आ रहा है, and in this pipe there are perpendicular small pipes attached, है ना, और इस perpendicular pipe के टॉप पे यहाँ पर क्या है? ये नोजल जो कि रोटेट हो रहा है. अब ये रोटेट कैसे हो रहा है? When the water comes through this main pipeline with very high pressure, होगा क्या? When the water is released with that high pressure, ये rotating nozzle को घुमा देता है, and then the water gets sprinkled all over. Am I clear? So this is all about the sprinkle irrigation system. देख लेते हैं एक बार. It is useful on the uneven land, as I told you. Next, the perpendicular pipes having rotating nozzle on the top are joined to the main pipeline at regular interval. Now, when water is allowed to flow through the main pipeline under very high pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle and then it gets sprinkled all over the area just like rain. Got it? अब बेटा इस टाइप का इरिगेशन सिस्टम कहाँ यूजफुल होगा? जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स एक साथ लगे हुए हैं, है ना, हमको उनकी रूट दिखाई भी नहीं दे रही, सब जगह पानी चाहिए, तो ऐसी जगह पे बहुत यूजफुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉन में क्या होता है? ग्रास होती है, सब जगह पे ग्रास है ना, तो पूरे लॉन को पानी चाहिए. तो दैट्स वाई स्प्रिंकलर, यू मस्ट हैव सीन दिस स्प्रिंकलर सिस्टम टाइप ऑफ इरिगेशन इन द लॉन, है ना, देखा होगा पक्का. तो वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल होता है. उसके अलावा कहाँ होता है बेटा? कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर वाटर इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता. देयर इज अ वेस्टेज ऑफ वाटर. ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ पर बेटा हर जगह हमेशा प्लांट को उतना पानी नहीं चाहिए होता ना. हियर व्हाट हैपेंस, दिस एरिया द क्लोजर टू द नोजल, वहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा पानी होता है, और जो दूर दूर वाले एरिया होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम पानी होता है. ठीक है, सो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं हो पाता. Am I clear? चलो, now going for the another one, that is drip irrigation system. बेटा नाम से पता पड़ रहा है, drip wise irrigation. So what is happening here? We lay the pipeline just near the roots of the plant. ये पूरा एक लाइन जा रही है प्लांट्स की. Now check out the spacing. अब यहाँ पे बेटा प्लांट दूर दूर है, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सारे के सारे एक साथ जैसे लॉन में था, वैसा नहीं है. Here the plants are having some space in between them, है ना. उनके बिल्कुल साइड से क्या जा रही है? पाइपलाइन, और पाइपलाइन में हर रूट के पास देयर विल बी वन होल, जहां से पानी ड्रॉप वाइज सीधे कहाँ गिरता है? रूट पे. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ इरिगेशन व्हेन द वाटर इज लेस एंड देयर इज अ इवन सरफेस. यहाँ पे बिल्कुल भी अनइवननेस नहीं होना चाहिए बेटा, बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, देखो, सो this system, in this system the water falls drop by drop directly near the roots. That's why it is called drip system, and it is the best technique for watering the fruit plants gardens. बेटा fruit plants जैसे let's say मैंगो का एक पूरा आपका एरिया है, ठीक है, मैंगो प्लांट्स है वहाँ पे, तो बहुत क्लोज होते हैं क्या? नो, दूर दूर होते हैं, है ना. तो वहाँ पर आप इस टाइप के पाइपलाइन बिछा के उनके रूट्स पर डायरेक्टली वाटर डाल सकते हो. ठीक है, सो जहाँ पर भी इस फ्रूट की आपकी क्रॉप होती है वहाँ पर दिस सिस्टम इज़ वेरी मच यूजफुल. ठीक है, बट देयर इज़ वन डिसएडवांटेज. बेटा ड्रिप इरिगेशन में बहुत सारे पाइप चाहिए होते हैं, है ना. स्प्रिंकल सिस्टम में तो देयर इज़ वन मेन पाइपलाइन, वही दूर दूर तक पानी स्प्रिंकल करके आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हर रूट के पास आपके पास से पाइप जाना चाहिए, है ना. सो दैट इज इट रिक्वायर मोर कॉस्ट. एम आई क्लियर? बेटा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बीच में डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 100% आने के चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर आपका यूनिट टेस्ट आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए तो पक्का ही आता है. ठीक है, तो पता होना चाहिए. इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है? द वाटर इज दैट इज मोर इफेक्टिव इन अनइवन लैंड. दिस ड्रिप इरिगेशन इवन लैंड, है ना. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था? रोटेटिंग नोजल, स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर. हियर दिस इज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप वाइज इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द रूट. स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर वेस्टेज, ड्रिप इरिगेशन में नो वाटर वेस्टेज. वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ वाटरिंग. ठीक है, लास्टली ड्रिप इरिगेशन इज मोर कॉस्टलियर देन द स्प्रिंकलर वन. Am I clear? So this much you should know about these two modern method way of irrigation. Am I clear? चलो, moving ahead. Now we are going for the fifth step, that is removal of weeds.
बेटा हम इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं लैंड में, है ना, हमने इतना अच्छा सॉइल प्रिपेयर किया, उसमें हम मैन्योर डाल दिया, इरिगेशन कर रहे हैं, तो बेटा ऐसे में होता क्या है, अलॉन्ग विद आवर क्रॉप जो हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं, उसके अलावा कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं वहाँ पर उसके आसपास, और उनको हम बोलते हैं वीड्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? वीड्स। और वीड्स का रिमूवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो वीड्स कर क्या रहे हैं वहाँ पर, दे आर कंपीटिंग विद आवर क्रॉप, है ना, वो उस एरिया में जहाँ पर वो ग्रो हो रहे हैं, वो उस एरिया के प्लांट का सारा न्यूट्रिएंट खुद ले जा रहे हैं। यस, so that's why the removal of weed is very very important. Let's try and understand more. In a field many undesirable plants may grow naturally with the crop. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे ग्रो हो रहे हैं, सीड तो हमने सिर्फ अपने क्रॉप के डाले, तो ये वीड कहाँ से आ गए? बेटा वीड्स के सीड कई बार एनिमल्स की बॉडी के थ्रू, है ना, या फिर बर्ड्स के साथ, या फिर विंड के साथ, अगर बहुत हल्के सीड होंगे तो विंड डिस्पर्जल ऑफ सीड पड़ा था ना, तो कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और बिकॉज दीज आर वाइल्ड प्लांट्स, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए उनको। सो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। फॉर एग्जाम्पल एमरैंथस ज़ैंथियम, बेटा एमरैंथस इज चौलाई, है ना, वैसे ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए नहीं हुए हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे, बट वीड्स पढ़ रहे हो तो एक दो नाम तो सुनने ही होने चाहिए ना, एटलीस्ट हिंदी नाम याद कर लो, चौलाई, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक गाजर घास भी होती है, ठीक है, ओके। So the removal of weed is called weeding. What is the process of weeding? The removal of weed. ठीक है। अब बेटा इसके आगे हम पढ़ेंगे how we can remove the weed, है ना, this all. बट पहले हम ये समझते हैं कि हम weed को grow होने से कैसे रोक सकते हैं। देखो दो कैटेगरी में हमें पढ़ना है। फर्स्ट, weed को grow ही नहीं होने देना, तो वो कैसे हो सकता है, और दूसरा weed grow हो गए तो उनको फिर किल कैसे करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट, how to minimize the growth of the weed. कैसे हम ग्रोथ को कम कर सकते हैं? बेटा उसके लिए तरीका है कि सीड डालने से पहले जो आपका लैंड है उसको अच्छे से प्लो कर दो। देखो, टिलिंग, द बेस्ट वे इज टिलिंग। टिलिंग एंड प्लोइंग इज सेम ना, तो उसमें होगा क्या बेटा, अगर अच्छे से आपने पूरा का पूरा जो लैंड है उसकी प्लोइंग कर दी, तो जितनी भी रूट्स अंदर रह गई हैं किसकी, वीड्स की, वो सारी ऊपर आ जाएंगी एंड दे विल बी ड्राइड, ultimately they will not be able to grow further. Got it? So that's why tilling help this minimizing the growth of the weeds. Got it? चलो बेटा, by this way we can minimize the growth. लेकिन तब भी मान लो कुछ और weed grow हो गए, now what can be done? We need to remove those, है ना। So next comes the removal of weeds. बेटा removal of weeds can be done by two ways. या तो आप manually कर लो या तो आप chemical डाल लो, ठीक है। देखो, if we go for manual method, the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting the whole weed plant या फिर cutting it time by time. बेटा या तो आप एक बार में इसको उखाड़ लो और छुट्टी करो, या फिर उसके बाद क्या हो सकता है, cutting them close to the ground from time to time. एक बार अगर आप कट करोगे दोबारा ग्रो भी तो होगा, है ना, तो बार बार जाके उसको फिर काटना पड़ता है, ठीक है। नाउ अगेन हाउ यू विल डू दैट, यू नीड सम टूल फॉर दैट, है ना। तो इसके लिए जो मेन टूल होता है उसको बोलते हैं, ये नाम याद कर लो, आ सकता है, what is the traditional tool for removal of the weeds, for weeding? What is the traditional tool for weeding? खुरपी। कैसी होती है? something like this. ऐसे ये इसका हैंडल होता है यहाँ पर, ठीक है, हैंडल में से यहाँ पर से ये आयरन की प्लेट होती है और बस उसको ऐसे करके निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड खुरपी, ठीक है। बेटा खुरपी के अलावा कोई भी शार्प चीज़, क्या कौन सी शार्प चीज़ हमें पड़ी है, प्लो, है ना, सीड ड्रिल एंड प्लो दोनों में ही था, है ना, वो प्लो शेयर वाला पार्ट, तो उससे भी आप वीडिंग कर सकते हो। Am I clear? चलो, नाउ कमिंग फॉर द वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होता है बेटा, देखो पेस्टिसाइड सुना है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्या होता है ये, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो पेस्ट की किलिंग पेस्टिसाइड, इंसेक्ट की किलिंग इंसेक्टिसाइड, वीड की किलिंग वीडीसाइड, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल्स विच किल द वीड्स। और बेटा इन केमिकल्स में से एक नाम ये वाला कौन सा, 2,4-D। 2,4-D एग्जाम में बहुत बार आता है और कंफ्यूज करने के लिए भी आता है, बिकॉज इससे पहले हमने केमिकल कहाँ पढ़े हैं बेटा, फर्टिलाइजर्स में, है ना, तो कई सारे बच्चे इसको फर्टिलाइजर में टिक करके आ जाते हैं। 2,4-D इज अ वीडीसाइड, इट इज नॉट अ फर्टिलाइजर, रिमेंबर दिस, ठीक है। फर्टिलाइजर में हमने मेन कौन से पढ़े थे, यूरिया, NPK, पोटाश, ये सब। 2,4-D नहीं है, 2,4-D इज अ वीडीसाइड, इट्स अ केमिकल फॉर किलिंग द वीड्स। एम आई क्लियर? चलो, नाउ द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर। आपने देखा होगा ना बेटा, जब क्रॉप अच्छी खासी ग्रीन हो रखी होती है पूरे फील्ड में, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे मास्क लगा के पीछे से टैंक लगा के ऐसे कुछ स्प्रे कर रहे होते हैं, देखा होगा, यस, एक्चुअली दे माइट बी पुटिंग दैट वीडीसाइड देयर,
टू किल द वीड्स। कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? इन केमिकल्स को पानी में डाल के डाइल्यूट किया जाता है, उसके बाद उसको स्प्रे किया जाता है। बेटा स्प्रेइंग ऑफ दीज वीडीसाइड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो। तो इसीलिए जब भी इसको स्प्रे किया जाता है तो प्रॉपर माउथ वाउथ पूरा कवर करके करना चाहिए। अगर अदरवाइज के फ्यूम्स अगर इनहेल हो जाएं तो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल, ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कहीं पर भी एक छोटी सी लाइन आ जाएगी पेपर में, आपको लगेगा ये कब पढ़ लिया हमने, तो पढ़ा ही नहीं था। ये वो ऐसी वाली लाइनों में से। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू रिमूव द वीड्स? बेस्ट टाइम कब होगा बताओ? बेटा वीड में फ्लावर आने से पहले। एक बार वीड्स में फ्लावर आने शुरू हो गए तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सीड बनना शुरू हो जाएगा। सीड बन गया तो नए प्लांट आ जाएंगे। और वंस अगर सीड बन गए और फिर आपने वीड निकाला तो उस वीड को तो आपने निकाल लिया, पेरेंट वाले वीड को तो निकाल लिया, जो सीड बने फिर वो दोबारा वीड बन जाएंगे। यस, so that's why the best time for the removal of weed is just before the flowering or the seed formation. Am I clear? ये लाइन आती है बहुत बार। ठीक है, so remember this. चलो moving ahead. Now why removal of weed is necessary? अब वीड से बेटा हमें क्या परेशानी हो रही है, प्लांट को क्या परेशानी हो रही है बेसिकली, है ना? तो एक तो मैंने आपको पहले ही शायद बता दिया है दैट इट कम्पीट्स फॉर द न्यूट्रिएंट, फॉर सनलाइट, फॉर वाटर विद द प्लांट्स, विद द मेन प्लांट, है ना? उसके हिस्से की सारी चीजें वो ले रहा होता है। तो दैट्स व्हाई रिमूवल इज रिक्वायर्ड। देखो तो why weeding is necessary? First, weed compete with the crop plant for water, nutrient, space and light. They affect the growth of the plant. अब बेटा उसके हिस्से का खाना खा लेंगे तो फिर क्या होगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा ना। हमारा जो क्रॉप है, मेन क्रॉप है, वही हेल्दी नहीं होगा। दैट्स वाई बेटा इसके अलावा सम वीड्स आर पॉइजनस ऑल्सो। ठीक है, दे कैन अफेक्ट द एनिमल हु आर ईटिंग दोज वीड्स या फिर अस ऑल्सो। ठीक है, देखो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग। अब इसके बाद हम हार्वेस्टिंग ही पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द क्रॉप। तो जब हम क्रॉप को कट करेंगे तो उसके साथ साथ ये वीड भी आ सकता है। अब उसके आगे होगा क्या, एंड मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया, सम वीड्स आर पॉइजनस सो दे माइट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज द एनिमल्स। दैट्स व्हाई वीडिंग इज नेसेसरी। अंडरस्टूड? गॉट इट? चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिक्स्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट इज हार्वेस्टिंग। बेटा हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ द क्रॉप। नाउ कटिंग ऑफ द क्रॉप, इज दिस लाइन इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग हार्वेस्टिंग? बेटा कटिंग ऑफ द क्रॉप कब, कभी भी मर्जी है क्या, कभी भी जाके कट कर दो क्या आ जाओ क्रॉप को? नो, कटिंग ऑफ द क्रॉप व्हेन इट इज मेच्योर्ड, जब उसमें प्रॉपर जो सीड आपके जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी वो बन गए हैं, उसके बाद जब कटिंग होती है बेटा उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, हैव अ लुक हियर। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग एंड इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट फ्रॉम द ग्राउंड। या तो हम पूरा का पूरा उस प्लांट को उखाड़ लेते हैं या फिर उसको कट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आजकल यूजुअली कटिंग ही होती है बिकॉज ज़्यादातर मशीन का यूज होता है ना। पुलिंग के लिए बहुत ज़्यादा फिर लेबर वर्क चाहिए। करेक्ट? चलो नाउ इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल और क्रॉप टू मेच्योर। बेटा 3 से 4 महीने लगते हैं एक पूरी क्रॉप को मेच्योर होने में, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है। नाउ हार्वेस्टिंग कैसे होती है? अगेन टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग। ठीक है, देखो मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग, अगेन देयर आर 2 टाइप्स, मैनुअल एंड दे with the help of machine. तो एक one by one let's find out what it is there in manual. बेटा मैनुअली कैसे करेंगे? मैनुअली जाके कट कर लो उसको या तो पुल आउट कर लो, लेकिन कट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सम टूल, एंड द टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है। यहाँ पे देखो, ये कभी देखा है ऐसा? क्या बोलते हैं इसको? अगर अपने इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं इसको हसिया भी बोलते हैं, हसिया, है ना? और इसको वैसे बोला जाता है सिकल। ठीक है, देखो इट इज डन बाय कटिंग द क्रॉप बाय द टूल कॉल्ड सिकल। जब एक बार आपने कट कर लिया, आपने मान लो पूरा का पूरा जो आपका क्रॉप था मैच्योर हो गया, उसको कट करा। अब कट करने के बाद बेटा कट किसके साथ करा? आपने जो पूरा स्टॉक था उसके साथ कट करा ना। अब आपको क्या पूरा स्टॉक चाहिए? नो, यू नीड टू सेपरेट द ग्रेन्स। नाउ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज नोन एज, पढ़ा है ना पहले, क्या है ये? थ्रेशिंग, है ना? by the method of threshing the grains are separated from the stock, है ना? देखो, so here from the harvested crop the grain seeds need to be separated and this process is done by the threshing. This process is called threshing. Am I clear? चलो coming to the machine system. बेटा मशीन से करेंगे तो पहले तो मशीन का नाम क्या है? बेटा यहाँ पे मशीन का नाम है कंबाइन।
मैंने आपको इनिशियली ये कंबाइन वर्ड बताया था, है ना? कहाँ पे बताया था? जहाँ पर हमने कल्टीवेटर पढ़ा था. कल्टीवेटर इज द मशीन दैट इज हेल्पफुल इन प्लोइंग. कंबाइन इज अ मशीन विच इज हेल्पफुल इन हार्वेस्टिंग. ठीक है, अब इसका नाम बड़ा अजीब सा नहीं, कंबाइन. क्यों बोलते हैं इसको कंबाइन? बिकॉज यहाँ पर बेटा कटिंग एंड थ्रेशिंग दोनों एक साथ हो जाती है. यहाँ पर क्या हो रहा था, मैनुअली पहले हमने क्रॉप को कट किया, फिर उसको रखा, फिर बाद में जाके उसकी थ्रेशिंग करी, फिर ग्रेन अलग हुए. लेकिन यहाँ पर मशीन बेटा एक साथ सारा काम तमाम, ठीक है, वो हो रहा है. देखो कटिंग भी हो गई और इसके बाद ये अंदर जाके सारे के सारे ग्रेन्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, शाफ्ट नीचे रह जाता है. ठीक है, सो हियर बोथ द हार्वेस्टिंग एज वेल एज द थ्रेशिंग आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. कंबाइंड मशीन का नाम है. अंडरस्टूड? चलो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब बेटा एक बार दोनों ही जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपने ग्रेन्स को सेपरेट किया. किससे सेपरेट किया? आपने स्टॉक से सेपरेट किया, है ना? लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रहती है ना, लाइटर वेट वाली, है ना? लाइटर वेट इम्प्योरिटीज, सेपरेशन ऑफ लाइटर वेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द हेवियर वन किससे होता है? विनोइंग. जहाँ पर ऐसे करके जो ग्रेन होते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स विद द हस्क, उसको ऐसे ऊपर से गिराया जाता है इन द whenever there is a wind, and then what happens, the shaft, the husk which is very light weighted, it blows away with the wind, and the grain, you get the heap of the grain. Yes, देखो, the separation of grain and shaft is done by the process of winnowing. In this process the grain shaft mixture is gradually dropped on the ground from a height. The heavier seeds fall vertically down while the lighter shaft is blown away with the wind. करेक्ट? ये पहले से पढ़ा हुआ है. am I clear? चलो अब बेटा इसके अलावा हमको यहाँ पे देखने हैं कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है बेटा? पहले के टाइम पे, अभी इतना नहीं है, पहले के टाइम पे फार्मर के लिए जो ये फार्मिंग होती थी ना, वो उनकी लाइफ लाइन होती थी. यस, सो वेन एवर द क्रॉप वॉज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, तो वो ना बड़ा खुशी का टाइम होता है. उनको लगता है ओहो हमने इतनी सारी मेहनत करी इसके पीछे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट द फ्रूट. सो दैट वाज अ वेरी हैप्पी टाइम एंड दैट वाज यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड. आजकल भी उसका सेलिब्रेशन होता है ना? तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं, लेट्स फाइंड इट आउट. देखो बेटा, आफ्टर द 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट. और यहाँ पर दिस पीरियड ऑफ हार्वेस्ट दस इज अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना? तो हर पार्ट में इसको अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. देखो कहाँ पर men and women celebrated with great enthusiasm the special festival. ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं. the special festival associated with the harvest are first पोंगल. पोंगल कहाँ होता है? केरला साइड में, साउथ इंडियन में, है ना? तो पोंगल इज देयर इन केरला. किससे रिलेटेड है ये? अगेन इट इज राइस हार्वेस्टिंग. बैसाखी इज देयर इन पंजाब. इट इज रिलेटेड टू व्हीट हार्वेस्टिंग. होली, नब्याना एंड बिहू, these all are related to the rice basically. बेटा नब्याना एंड बिहू. नब्याना कहाँ होता है? दिस इज देयर इन द वेस्ट बंगाल. बिहू कहाँ होता है? आसाम में. Am I clear? So these are some of the हार्वेस्ट फेस्टिवल. बेटा आपके एनसीईआरटी में दिवाली भी लिखा हुआ है, लेकिन दिवाली एक्चुअल में हार्वेस्ट फेस्टिवल काउंट नहीं किया जाता. यू नो वाई वी सेलिब्रेट दिवाली, है ना? अभी उस पर नहीं बताऊंगी मैं डिटेल पे. चलो नाउ मूविंग फॉर द 7th स्टेप, दैट इज स्टोरिंग. आपने हार्वेस्ट कर लिया, आपको सारा का सारा ग्रेन मिल गया, इतना सारा मिला एक साथ. अब एक साथ ग्रेन को स्टोर करना भी तो बड़ा टास्क है. ऐसे खुला तो छोड़ नहीं सकते हो, है ना? सारी मेहनत बर्बाद. यस, सो स्टोरिंग इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप in this whole agriculture practices. ठीक है, देखो, the proper storage of produced crop is an important task because a small carelessness or the mishandling can lead to the damage of the grains due to pest infestation या फिर the growth of fungus or insect. उससे होगा क्या? जितनी मेहनत करी सब खत्म, उसका फिर कोई यूज नहीं है. ठीक है, देखो, how can we protect the grains from the pest, bacteria and fungi? What can be done to avoid these all? This all we have to write down in points. ठीक है, let's see one by one. बेटा the first thing here is the grains should be properly sun dried. बेटा जहाँ पर भी मॉइस्चर होता है वहाँ पर फंगस की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, वहाँ पर पेस्ट बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, तो मॉइस्चर समझ लो स्टोरेज का सबसे बड़ा दुश्मन है. तो हमको मॉइस्चर को हटाना है, कैसे भी हटाना है. ठीक है, सो ग्रेन्स में से मॉइस्चर कैसे हटेगा? सन ड्राई देम, है ना? सन ड्राई हो जाएंगे तो पूरा मॉइस्चर चला जाएगा, उसके बाद उसको स्टोर कर लो. ठीक है, नाउ
एट स्मॉल स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। बेटा इस तरीके के बैग्स होते हैं, इनको गनी बैग्स भी बोलते हैं, जूट के बने होते हैं। अगेन इनमें भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर तो कहीं होना ही नहीं चाहिए, है ना। सो दीज जूट बैग्स और दिस टाइप ऑफ बैग्स आर देयर, वाइट बैग्स, जहाँ पर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे मेटेलिक बिन्स भी होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम इनको स्टोर करते हैं। इतने छोटे नहीं होते, हमारी हाइट के जितने होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, नाउ व्हेन वी आर स्टोरिंग दीज वी कैन पुट सम ड्राइड नीम लीव्स ऑन दैट, बिकॉज नीम लीव्स आर वेरी गुड मॉथ रिपेलेंट, है ना। नीम लीव्स में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर ऑलरेडी वो फंगस की ग्रोथ को या फिर मॉथ की ग्रोथ को थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। बट अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ड्राइड नीम लीव्स है, सिर्फ नीम लीव लिख के आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइड नीम लीव्स कैन बी यूज्ड एट होम टू प्रोटेक्ट द फूड अगेन फूड ग्रेन्स। Am I clear? Now what about the large scale? ये तो हम छोटे स्केल की बात करें ना। लार्ज स्केल में क्या हो सकता है बेटा? इन लार्ज स्केल दीज ग्रेन्स आर केप्ट इन दीज काइंड ऑफ कंटेनर्स। ये बहुत बड़े हैं बेटा, इनको बोलते हैं सिलोज और ग्रेनरीज। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे पूरा 1 मार्क का। नेम वेयर यू कैन प्लेस द वेयर यू कैन स्टोर द ग्रेन्स एट अ लार्ज स्केल, सिलोज और ग्रेनरीज। एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। देखो ये है वर्ड, सिलोज एंड ग्रेनरीज है, ग्रेनरीज, ठीक है। चलो, इन बिग गोडाउन्स केमिकल ट्रीटमेंट आर डन टू प्रोटेक्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। बेटा छोटे छोटे वाले स्टोरेज एरिया में हमने क्या किया, नीम लीव्स को डाल दिया, लेकिन बहुत बड़ा अगर एरिया है तो वहां पर हम केमिकल छोटे छोटे पैकेट में आते हैं, उनको भी डाल सकते हैं। गॉट इट? सो दीज वर द वे बाय विच यू कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ दीज पेस्ट, बैक्टीरिया एंड द इंसेक्ट्स, ठीक है। नाउ व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक व्हाइल स्टोरिंग। ये तो हमने मेथड बताया कि स्टोर कैसे कैसे कर सकते हैं। अब इनमें करते वक्त हमको क्या क्या बातें ध्यान में देनी है बेटा, लेट्स फाइंड इट आउट। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। बेटा द फर्स्ट थिंग दैट ग्रेन शुड बी प्रॉपरली सन ड्राइड। बेटा सन ड्राइड, अगेन मॉइस्चर कहीं नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो ग्रेन शुड बी प्रॉपरली सन ड्राइड। जूट बैग, दे शुड नॉट हैव एनी मॉइस्चर, और जहां जूट बैग रख रहे हो वहां पर ही मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना। तो 3 पॉइंट तो यही बन गए प्रिकॉशन के। देखो, ग्रेन शुड बी प्रॉपरली ड्राइड, दे शुड बी स्टोर्ड इन कंप्लीटली ड्राई गनी बैग, द बैग शुड बी केप्ट इन अ प्लेस वेयर देयर इज नो मॉइस्चर। हो गए ना 3 पॉइंट। इसके अलावा बेटा स्टोरेज एरिया शुड बी वेल वेंटिलेटेड। बेटा बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, जहाँ पे एयर लेस हो जाती है, वहाँ पर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी ग्रो होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। इसके अलावा इन लार्जर गोडाउन्स द केयर शुड बी टेकन दैट केमिकल दैट वी आर यूजिंग। बेटा मैंने अभी क्या बताया था, जहाँ पर लार्जर एरिया है वहाँ पर हम छोटे छोटे केमिकल के पैकेट डाल देते हैं, लेकिन वो केमिकल आपके ग्रेन्स के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सिंग हो गई तो फिर तो आपके ग्रेन ही पॉइजनस हो जाएंगे ना, उससे तो और प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे। सो केमिकल द वन विच आर यूजिंग फॉर दिस कंट्रोल ऑफ दिस पेस्ट, वो मिक्स नहीं होना चाहिए ग्रेन्स के साथ। ये आपका प्रिकॉशन में आएगा। Am I clear? तो बेटा these were the 7 practices, agriculture practices that we were supposed to cover in whole। कहने को सिर्फ 7 है, लेकिन देखो 1 hour से ज़्यादा हो गया पढ़ते पढ़ते, है ना, बिकॉज वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी डिटेल जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेशली नीड टू फोकस ऑन। गॉट इट? सो आई होप यू विल बी एबल टू डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। येस, लास्ट टॉपिक बचा है अभी। बेटा अभी तक हमने जितनी 7 प्रैक्टिस पढ़े, क्यों पढ़े? बिकॉज प्लांट्स गिव अस फूड, लेकिन उसके अलावा एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, है ना। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, फटाफट देख लेते हैं। देखो एनिमल हस्बेंड्री व्हाट इज मीन, बेटा क्या डेफिनेशन होती है इसकी? इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पर हम एनिमल्स से मिलने वाले जो हम एनिमल्स कैसे हमारे बेनिफिशियल हैं, तो हम उनकी केयर करते हैं, बिकॉज एनिमल ऑल्सो गिव अस फूड। हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या किया, हमने सब कुछ प्लांट के लिए हम कर रहे थे, प्लांट की केयर कर रहे थे, है ना। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल्स की केयर करते हैं, ठीक है। देखो, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द फीडिंग केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा यहाँ पर? द मेन एलिमेंट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर, पहली बात उनको प्रॉपर खाना, उनके खाने का ख्याल रखना, है ना। बेटा आपने देखा होगा आजकल जो काउज होती हैं बाहर सिटीज़ में, वो प्लास्टिक खा रहे होते हैं, है ना। अब अगर प्लास्टिक खाने के वाली काव है तो उसका मिल्क क्या इतना अच्छा होगा? नो। तो हम उनको, अगर हमको अच्छा, हम उनसे फूड ले रहे हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर खाना भी तो देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई प्रॉपर फीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग गुड शेल्टर, उनके पास एक प्रॉपर रहने की जगह शेल्टर होना चाहिए। उसके अलावा प्रॉपर हेल्थ, we have to take care of their health also, whether if they are having any problem we need to go to the vet and get them treated। उसके अलावा
प्रॉपर ब्रीडिंग, बेटा प्रॉपर ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, है ना। हमको एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग चाहिए उन एनिमल से, सो दैट फर्दर इट विल बी यूजफुल। अब हेल्दी ऑफस्प्रिंग कब होगा, जब जो दो आपके एनिमल्स हैं उनकी जो ब्रीडिंग हो रही है वो प्रॉपर गुड हेल्थ वाले हों। अगर उनको भी प्रॉब्लम होगी, पेरेंट को भी प्रॉब्लम होगी, तो ऑफस्प्रिंग को भी हो सकती है ना। सो दैट्स वाई ब्रीडिंग का भी यहाँ पर बहुत ध्यान रखा जाता है। एम आई क्लियर? चलो मूविंग हेड, एक फटाफट से देखते कौन कौन से एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं ये। देखो द फर्स्ट वन, कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या होता है, हम बेसिकली कैटल से हमको क्या मिलता है बेटा, मिल्क। पहली बात तो मिल्क, है ना। उसके अलावा लेबर वाला काम भी तो मिल सकता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है ना। देखो कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पजेज, फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शन एंड द सेकंड इज लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क एंड इरिगेशन, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कैटल फार्मिंग होती है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, जहाँ पे हमको चिकन एंड एग वो चाहिए होता है, तो यहाँ पर द रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ द बर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग एग्स एंड द मीट फॉर द कमर्शियल पर्पज इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। कौन कौन से क्या किसका हम कौन कौन से बर्ड्स का यूज करते हैं यहाँ पर, हम इसमें यूज करते हैं डक्स का, चिकन्स का, गीज, टर्की एंड दीज ऑल। गॉट इट? नेक्स्ट और क्या हो सकता है बेटा, एपीकल्चर। एपीकल्चर में होता है बीज, हनी बीज को हम उनकी रियरिंग करते हैं, ठीक है। देखो द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स इज नोन एज एपीकल्चर। आपने देखा होगा बेटा ऐसे वुडन बॉक्स होता है और उसके अंदर हनी को रखा जाता है, उसके अंदर उनका हनी हाइव्स होता है पूरा, है ना, बी हाइव। देखो bees are reared in wooden boxes for commercial production of the honey and these are called apiaries। उस पूरे बॉक्स को, जो वुडन बॉक्स है, उसको क्या बोला जाता है, एपीरीज। एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना, नाम लेकिन ये आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एपीकल्चर, ये आ सकता है, ठीक है। चलो लास्ट वन हियर वी हैव टू फाइंड आउट इज फिशरीज, और जिसको बोलते हैं पाइसिकल्चर ऑल्सो। क्या नाम से पता पड़ रहा है, फिशेस की रियरिंग, है ना। देखो द रियरिंग ऑफ फिशेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पाइसिकल्चर एंड यहाँ पर फिशेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल्स, यू नो दैट। उसके अलावा बहुत सारे विटामिन भी देते हैं, इसलिए हम इनकी केयर करते हैं और इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं। Am I clear? So this was all about the animal husbandry. Got it? And with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand all the concept and this will be useful for your examination point of view as well. Got it? Take care, beta. Next, yes, keep me updated that what your school is deciding further. If you are going for the next chapter of the previous book only, let me know. I will make the video for the same. Otherwise, we will wait for your new NCERT textbook. Got it? Chalo. Take care and bye-bye.